हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी जो एक ऐसा टॉपिक है ना जो पीटी और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से। ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से आया है, तो वहाँ आया है ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लेकिन हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से आया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इसे कवर करता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 में आते हैं हमारे डीपीएसपी। और कौन से आर्टिकल इसे कवर करते हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे डीपीएसपी ज़रूरी क्यों थे, क्यों आए और उनका मेन मोटिव क्या है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जब हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश की सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे राइट्स बनाए जो एक इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, लेकिन उनमें से भी उन्होंने छांट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो मतलब होने ही चाहिए, उनको डाल दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। और कुछ ऐसे राइट जो उस टाइम के हिसाब से हमारी कंट्री की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि लोगों को प्रोवाइड करवाए जा सके, तो उनको डाला गया डीपीएसपी में। और ये ओपन रखा गया कि जैसे जैसे हमारी कंट्री का जो सिचुएशन है वो अच्छा होगा, वैसे वैसे हम इनको जो है उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जैसा कि हम आज के टाइम पे देखते हैं, जो राइट टू एजुकेशन है, तो आज के टाइम पे वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे वो जो है फंडामेंटल राइट नहीं था। तो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो सुधरी, फाइनेंशियली हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए, उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि जो डीपीएसपी है इनका जो मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, मतलब टू एस्टैब्लिश क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो आता है फंडामेंटल राइट में, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो हमारा आता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं कि डीपीएसपी को किसने क्या कहा है। तो जैसे बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको बोला है नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे किसने क्या बोला है। फिर एक और हैं जैसे ग्रैनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं कॉन्साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाते हैं, कॉन्साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब एक मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब हमने इसका थोड़ा सा कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं साथ में डीपीएसपी की।
फीचर्स क्या हैं डीपीएसपी की? तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये जो कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, क्या कहा है कि ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि किसमें था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है कि ये ऐसे आइडियल हैं जो कि स्टेट को अपने दिमाग में रखने होते हैं कब? जब भी वो कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है, वाइल मेकिंग एनी लॉ, ठीक है। तो वो जब भी कोई भी पॉलिसी या फिर लॉ बना रहे हैं तो स्टेट को अपने दिमाग में ये जो डीपीएसपी हैं इनको अपने ध्यान में रख के ही बनाने होते हैं, ठीक है। और एक इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये बहुत फंडामेंटल हैं किस लिए? गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए, ओवरऑल गवर्नेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये बात जो है ये हमारे डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल जो 37 है उसमें भी कही हुई है, ठीक है, कि ये जो है कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। एक इसकी इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये नॉन जस्टिसेबल है। अब नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी कोर्ट को किसी भी लॉ को एग्जामिन या डिटरमिन करने के लिए तो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए तो यूज़ किए जा सकते हैं, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये नॉन इम्प्लीमेंट है। जैसे कि फंडामेंटल राइट हमारे जो है वो जस्टिसेबल होते हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो जो है इंडिविजुअल के पास पावर राइट होता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोई भी इंसान जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये इनकी मेन फीचर्स हैं। अब जो ये डीपीएसपी हैं इनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो 3 पार्ट हमारे कौन से हैं? तो वो हैं सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो सोशलिस्टिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की, जहाँ पे किसी भी टाइप की सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के वो हमारे आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। तो इसमें जो है मेन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 38, ठीक है, 39A, फिर हमारा 41, 42, 43A एंड 47। तो ये इतने जो आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी के अंडर है वो आते हैं हमारे सोशलिस्टिक वाले प्रिंसिपल में, ठीक है। फिर गांधीयन में हमारे कौन से आते हैं? तो गांधीयन में क्यों इनको बांटा गया है? क्योंकि ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जो गांधी जी अपने नेशनल मूवमेंट के टाइम जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किए थे और जिन चीज़ों को वो एडमायर करते थे उनको ध्यान में रखते हुए इनको गांधीयन प्रिंसिपल में डाला गया है। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं? ये हैं हमारे आर्टिकल 40, 43, ठीक है, 43B, 46, 47 एंड 48, ठीक है। ये हमारे आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर। फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो लिबरलिटी की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं।
ठीक है, तो ऐसे कौन से प्रोविज़न हैं, ये हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ जो आर्टिकल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 43 रिपीटेटिव है, तो ये ऐसा इसलिए है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है इनको। एक ही जो प्रोविज़न है उसमें जो जो पार्ट सोशलिस्टिक की तरफ इंक्लाइंड है उसको सोशलिस्टिक में ऐड कर दिया गया है, और जो बता रहा है कि गांधीयन व्यू पॉइंट, तो उसको गांधीयन प्रिंसिपल में जो है वो डाल दिया गया है। तो ये इसके मेन आर्टिकल हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल हमें याद होने चाहिए किसमें क्या है। तो याद करेंगे हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको बताऊँगी तो कन्फ्यूज़न होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आर्टिकल आएंगे, तो वैसे वैसे मैं आपको आर्टिकल भी बताती जाऊँगी उसमें क्या है, और उसको हम साथ के साथ याद भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ करेक्ट। तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल। एंड सेकेंड है, द प्रोविज़न रिगार्डिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम कीवर्ड को हाईलाइट करते हैं, वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे DPSP में आता है, सब कहाँ पे, आर्टिकल 44 में। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल को रिमेंबर करने का क्या वे है कि 4 एक यूनिफॉर्मिटी है ना, यूनिफॉर्म लग रहा है एक जैसा। ठीक है, तो UCC भी बात वही कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो इसी यही एक मतलब अपने दिमाग में रखना है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो वो कौन सा है, 44। तो इसकी बात हो रही है आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और इसमें बात होती है कि टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो ये टू सिक्योर करने की बात कर रहा है, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट बाइंडिंग। तो बाइंडिंग नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये बता रहा है कि बाइंडिंग है, जबकि आर्टिकल 44 में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रोविज़न रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ कंटेन्ड इन पार्ट 3। पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे जो भी DPSP हैं वो आते हैं पार्ट 4 में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग है, नीदर 1 नोर 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, या टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये जो तीनों ही प्रोविज़न हैं ये हमारे जो है DPSP के अंडर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की या सोशल वेलफेयर एस्टेब्लिश करने की बात आती है हमारे आर्टिकल 38 के अंडर, मतलब ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट होगा। ठीक है, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात आती है आर्टिकल 50 में। ठीक है, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात आती है हमारी आर्टिकल
47 में, ठीक है। और ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का ही पार्ट है। तो ये आर्टिकल भी आप साथ साथ में याद करेंगे। अब इनमें से जैसे एक आर्टिकल 50, तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि जैसे सेपरेट करना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, मतलब उनको हाफ हाफ कर देना है, 50-50 कर देना है। तो ये 50-50 को ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का जो है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 50, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A, B एंड C, आई मीन 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, नंबर 1, डायरेक्टिव इन द नेचर ऑफ आइडियल्स ऑफ द स्टेट, directives influencing and shaping the policy of the state, and non-justiciable right of the citizen। तो जैसा कि हम जब इसका फीचर्स पढ़ रहे थे तभी हमने समझा था कि डायरेक्टिव्स जो हैं ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक अच्छे स्टेट की वेलफेयर और एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल के रूप में काम करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक कंट्री की फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कोई भी अगर लॉ बनता है या पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, तो उसको बनाने से पहले जो भी लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उनको वो लोग जो है DPSP को ध्यान में रख के ही बनाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन 1 एंड 2 तो सही हैं। थर्ड भी देख लेते हैं, नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब DPSP नॉन जस्टिसेबल तो है लेकिन राइट्स तो नहीं है, ठीक है। अभी राइट नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकरेक्ट। अब देखिए कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो कि हमारे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, और इससे जो है कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इससे हमारे कौन से किए गए थे, एक किया गया था आर्टिकल 39A, और ये आर्टिकल 39 बात करता है फ्री लीगल एड की, कि जो भी रूरल पुअर है या जो भी पुअर है उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर एक बात होती थी आर्टिकल 43A, तो आर्टिकल 43A को भी ऐड किया गया था, और ये बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये याद रखेंगे आप। वो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता है पहले जो भी इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे, जब वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। उनको जो है मोर देन 12 आवर्स 14 आवर्स काम करवाया जाता था, और मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होता था उसमें जो है उनको उनसे पूछा तक नहीं जाता था। तो इसलिए ये प्रोविज़न ऐड किया गया है 43A। और फिर इसके बाद फिर जैसे फैक्ट्रीज एक्ट या जो भी एक्ट थे वर्कर्स से रिलेटेड, उनमें जो है प्रोविजंस ऐड किए गए और कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। और इस एक और जो है प्रोविज़न ऐड हुआ है, वो है आर्टिकल 38 का 2, जो कि बात करता है मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की बात करता है, ठीक है। और ये इनइक्वालिटीज़ जो है किस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात करता है, तो वो है जैसे इनकम से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है, ठीक है।
या फिर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। ये सब जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको मिनिमाइज़ करने की या कम करने की बात करता है। अब हम चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो है इट एनेबल स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड की बात कर रहा है टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 39A से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर अभी हमने देखा, तो ये ऐड किया गया था कि कौन से आर्टिकल से? 43A से। ठीक है, तो ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड स्टेटस। तो ये भी हमने देखा ये आर्टिकल 38 के 2 से ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42nd जो अमेंडमेंट है उससे क्या क्या ऐड किया गया था। ठीक है, और भी जो एडिशन हुए हैं वो हम आगे देख लेंगे अगले क्वेश्चंस में, लेकिन ये आर्टिकल्स जो भी बता रही हूँ ना इनको आप याद करके करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट द सोशल नीड एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे हमें पता ही है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर और या सोशल वेलफेयर की बात जो है वो हमारे DPSP में ही होती है, फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं होती है। ठीक है, या फिर प्रेम्बल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में तो नहीं होती है। ये हमारी बात होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। कैसे होती है? तो जो DPSPs हैं वो बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं DPSP। ठीक है, और ये एक नया सोशल ऑर्डर जो कैसा होना चाहिए? जस्टिस के बेस पे होना चाहिए। और वो जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब कि ये जो सोशल ऑर्डर है इट शुड प्रोवाइड जस्टिस विच शुड बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये सोशल ऑर्डर और सोशल नीड्स और सोशल वेलफेयर की बात जो हो रही है ये हमारे DPSP में होती है। और इसका मेन जो मतलब कहाँ से ये वाला आइडिया क्रिएट आया है, कहाँ से इसमें ऐड हुआ है, तो ये है आर्टिकल 38। ठीक है, ये आर्टिकल भी याद रखेंगे आप लोग। तो ये हमारा DPSP जो है इसका सही आंसर है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये मोस्टली क्या है? इंडिविजुअल सेंट्रिक है। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल की को ज़्यादा फोकस करते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे DPSP हमें बताते हैं ना कि करना क्या है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, उसकी बात करते हैं। और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो हमारा जो है एक मतलब बेस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्रक्स कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात कह सकते हैं, लेकिन जैसे सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बोल रहा है कि कौन सा इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है।
जहाँ भी नहीं का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे नोट को ज़रूर हाईलाइट अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कन्फ्यूज़न हो जाती है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो बाद में हमें रियलाइज़ होता है अरे नहीं इसमें तो नोट पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत तो ऐसे पढ़ने से ही ध्यान में आता है कि ये तो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा मिशन था काइंड ऑफ, जब वो अपना इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आएगा। ठीक है, और विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करने की बात डीपीएसपी में की गई है। कहाँ की गई है? आर्टिकल 40 में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये तो अभी हमने देखा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आर्टिकल 44 ये एक ऐसा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है जो बात करता है कि ऐसा कर किया जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्टेब्लिश किया जाए कंट्री में। ठीक है, फिर है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया था सेपरेशन मतलब उनको डिवाइड कर देना। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम? 50-50, 50-50%। तो ये आर्टिकल 50 में आता है। ठीक है, फिर है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है फंडामेंटल राइट का, जो कि हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कर चुके हैं इसके क्वेश्चंस, और ये आता है हमारे आर्टिकल 30 में। तो जो ऑप्शन डी है यही हमारा डीपीएसपी नहीं है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो the directive principles of state policy contained in the constitution are not enforceable by court, yet दो ये वाला प्रोविजंस जो है ना वो आर्टिकल 37 में ही दे दिया गया है कि हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये प्रोविजन जो है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट बट आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है, सोशल वेलफेयर कैसे इस्टेब्लिश करना है और कैसे इक्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर ये इन सब से रिलेटेड कोई भी लॉ या प्रोविजंस या रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको गवर्न करने के लिए मतलब वो कैसे बनेंगे, उनमें क्या होना चाहिए, ये सब बनाने से पहले डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है। और सेकंड, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी कोर्ट इनको यूज़ कर सकता है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ध्यान में मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, आंसर तो यही सही है क्योंकि हमने अभी देखा दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर है बाइंडिंग ऑन द स्टेट, तो नहीं बाइंडिंग तो नहीं है, दे आर नॉट जस्टिशिएबल। इन्फोर्सेबल एट द इंस्टांस ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट इनको नहीं इन्फोर्स कर सकते हैं। सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, अभी जो सुपीरियर या इन्फीरियर की बात होती है ये नहीं है, इसमें सुपीरियर नहीं है। मतलब जब हम करेंगे ना थोड़ा सा आगे चल के तो कब करेंगे, जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी हैं इनका बीच में क्या था। लेकिन हाँ, जो हमारा केशवानंद भारती केस है या फिर मिनर्वा मिल्स केस है तो वो बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, हार्मोनाइज्ड है, दे आर नॉट सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्या बोलता है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेवेंट इन डिटरमिनिंग द लिमिट्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस laid down in Article 19 dealing with the fundamental right to freedom.
और रीज़न इसका क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सुपरसीडेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जैसे फर्स्ट जो है हमारा असर्शन वो तो सही है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज्ड DPSP टू असर्टन द क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो हमारा असर्शन तो सही है, लेकिन फंडामेंटल राइट टू पार्ट 3 जो है ये सुपरसीडेड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सही नहीं है। इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे एक जो स्टार्टिंग में केस हुआ था चंपाकम दुराईराजन केस, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट था कि फंडामेंटल राइट सुपेरियर है और ये DPSP सुपेरियर नहीं है इस टाइप से, लेकिन इनके बीच में जो है एक हार्मनी इस्टेब्लिश किया गया कि नहीं, दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और इन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये रिजोल्व हुआ केशवानंद भारती केस से, ठीक है। और इसको फर्दर एस्टेब्लिश किया गया था कौन से केस से, मिनर्वा मिल्स केस से। और इसी केस में बोला गया था कि ये सोशल रेवोल्यूशन का एक बेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया था कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर कमिटमेंट टू द सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, ये जो है काइंड ऑफ इक्वल कह सकते हैं। चलिए, तो फिर इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमारा असर्शन सही है लेकिन इसका रीज़न सही नहीं है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है पहले ही हम लोग किए हैं, ठीक है, देखे हैं, जैसे कि देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यूनिफॉर्म की जहाँ बात आ गई मतलब आर्टिकल 44 वो हमारा DPSP है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये हमारा आर्टिकल 50 है, सेपरेशन 50-50, ठीक है। और थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी हमारा DPSP का पार्ट जो आता है आर्टिकल 49 के अंडर, ठीक है। मोन्यूमेंट की प्रोटेक्शन की बात जिसमें की गई है। तो ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है और इन तीनों को याद कर लेना है अच्छे से कि किस में क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट, जहाँ मैटरनिटी बेनिफिट और गुड कंडीशन या ह्यूमेन कंडीशन की बात आती है वो हमारा आता है आर्टिकल 42, एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, तो ये तो एकदम सही है, ये आर्टिकल 42 में ही दिया गया है। फिर है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज पंचायत की बात अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो आर्टिकल 40 में आता है, तो ये भी हमारा सही है। फिर है, टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ द ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 47 में, ठीक है। ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने की बात की गई है और ऐसी ड्रग्स को जो इंटॉक्सिकेटिंग है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 47 में गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। अब है, टू प्रोटेक्ट ऑल मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, तो मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट
आर्टिकल 50 तो नहीं है, क्योंकि 50-50 मैंने आपको अभी बताया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। तो ये हमारा सही नहीं है मैच, क्योंकि ये आता है हमारे आर्टिकल 49 के अंडर। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वही है, नोट पूछा गया है इसमें। अभी नोट एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये छूटता है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं। द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। भी यूनिफॉर्म देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये होता है आर्टिकल 44, मतलब ये तो हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, फिर है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। ये भी सही है। ठीक है, मतलब कि ये आता है हमारे आर्टिकल 46 में, जो बात करता है कि जो भी SC/STs हैं या अदर वीकर सेक्शन है। क्या बात करता है, SC या ST या वीकर सेक्शन है, इन लोगों को जो है इनके खिलाफ जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इनके जो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे SC/ST है ना, वो चौके छक्के मारेंगे। ठीक है, जब उनके पास पैसा आएगा, उनको उनकी सोशली वो इक्वल हो जाएंगे सोसाइटी में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, तो हैप्पीनेस होगी, तो वो चौके छक्के मारेंगे। ठीक है, तो ये हमारे, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये आता है, जो वीकर सेक्शन की बात की गई है वो बात की गई है हमारे आर्टिकल 46 में, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं स्टेटमेंट, जो कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट इलिटरेसी। अब देखिए, इसमें एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं की गई है। जो बात की गई है वो जो बच्चे, चाइल्डहुड केयर की मेनली बात की गई है। ठीक है, चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। कौन से बच्चों की चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है। कौन से बच्चों की, जो बच्चे हमारे हैं बिलो 6 ईयर्स। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 45 में, आर्टिकल 45 में ये दिया गया है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनको केयर की ज़रूरत कब होती है, तभी होती है वो जो 4-5 साल के होते हैं। ठीक है, जब उनका जो एक बेस लेवल क्रिएट करना होता है, जब उनको स्कूल में भेजा जाता है, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखना होता है, तो वो 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, मतलब 6 से नीचे, तो 4-5 साल के हुए ना, तो उसी से याद रख लेंगे आर्टिकल 45 को। ठीक है, तो ये हमारा एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं होती है इसमें। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। ठीक है, अगला भी देखते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो हमने अभी देखा है, जो भी मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है, ये वाला आर्टिकल कौन सा है हमारा, ये है आर्टिकल 49। हालांकि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कुतुब मीनार की जो हाइट है ना वो 49 मीटर है, तो कुतुब मीनार याद रहेगा तो वो है ना हिस्टोरिक का कुछ एक मोन्यूमेंट ही बोल लो, हिस्टोरिक एक चीज़ है, बस उसी से थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख लेना है कि कुतुब मीनार की हाइट जो है वो 49 मीटर है। तो और वो एक आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें जो है ये आर्टिकल याद रखने में इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी नोट ही पूछ रहा है। ठीक है, तो नोट को तो हाईलाइट कर लीजिए। तो टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, तो ये तो इसका मेन पर्पस है ही, हमने पहले ही देखा था बिगनिंग में। ठीक है,
तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी है ही, ठीक है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो को इंश्योर करना एक फंडामेंटल गोल है जो हमारे कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 38 में दिया गया है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश ए रिलीजियस स्टेट, तो रिलीजियस स्टेट एस्टैब्लिश करने की बात नहीं की गई है इसमें डीपीएसपी में, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो टू एस्टैब्लिश ए सेक्युलर स्टेट, तो डीपीएसपी का एम है कि सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश हो और गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजन की तरफ न्यूट्रल रहे, ठीक है। वो किसी के साथ ऐसे मतलब कुछ ऐसा पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। रिलीजन्स जो है वो स्टेट की नज़रों में सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन रिलीजियस स्टेट इस्टेब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन का है, इसको देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, और रीज़न क्या है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर और लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब अगर डीपीएसपीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सके, तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, तो हमारा असर्शन सही है। और रीज़न क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर और लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो हाँ वो है कि वो कंट्री की गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, तो सही है हमारा रीज़न भी। बट हाँ ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रीज़न कहीं भी ये बता नहीं रहा है कि वो इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है, तो वाई का आंसर तो दे नहीं रहा है हमारा रीज़न, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, देखते हैं क्या है इसमें। तो प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द फंडामेंटल राइट, तो ये प्राइमेसी की बात कर रहा है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे थे तो हमने समझा था कि प्राइमेसी जो है कहाँ दी गई है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ क्या है कि जो आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जो 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो उसमें क्या था कि जो आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड जो अगर कोई लॉज या कोई भी मतलब रूलिंग या प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए जाने हैं तो उनको प्राइमेसी मिलेगी किन पे, ओवर आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। क्या है कि जो प्राइमेसी जो है वो सिर्फ इन दोनों को ही दी गई है, आर्टिकल 39B को और 39C को। वो किस पे दी गई है कि जब इन दोनों इम्प्लीमेंट होंगे तो आर्टिकल 14 और 19 जो है उनका वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कि सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से सुप्रीम रखा गया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल डीपीएसपी कंटेन्ड इन पार्ट 4, तो ऑल को नहीं दी गई है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही नहीं है। प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 to 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये भी नहीं सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को सारे फंडामेंटल राइट को जो है सुप्रीमेसी दी गई है, ऐसी बात नहीं है। प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब फंडामेंटल राइट ऐसे तो आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक आते हैं ना,
तो ऐसा नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट को जो है प्राइमेसी दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है डीपीएसपी के ऊपर। तो इस हिसाब से ये भी हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ये है प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लोजेस बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 39, ठीक है, ओवर द फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड बाय द आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारा सही स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, और ये ऐड हुआ था हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, याद ही होगा आपको, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तब कौन सा ऐसा प्रोविज़न था जो इसमें नहीं था डीपीएसपी में। तो सिटीजन्स राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का तो ओरिजिनली एडेड ही था, ठीक है, एडेड था, और ये पार्ट था आर्टिकल 39 का ए, ठीक है। अब देखिए 2 ए है 39 का, एक है 39 ए स्मॉल ए और फिर होगा एक 39 कैपिटल ए, तो वो हम देखते हैं आगे। और वो आ ही गया फ्री लीगल एड, ठीक है, फ्री लीगल एड हमने देखा था जो था आर्टिकल 39 का कैपिटल ए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि स्मॉल ए है, कैपिटल ए है। स्मॉल ए बात करता है लाइवलीहुड की और कैपिटल ए बात करता है फ्री लीगल एड की। और ये वाला प्रोविज़न जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, कब, 1976 में, ठीक है। तो ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वैसे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेकिन हम अगले भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सा आर्टिकल था, 44, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लटर ऑफ काउज एंड काफ, तो ये हम प्रोविज़न दिया गया है किसमें, आर्टिकल 48 में, ठीक है, जो कि और इसमें एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री की भी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल हमारा जो 48 है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन का ये वाला सीरीज़ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप लोग डीपीएसपी के आर्टिकल्स याद कर लेंगे कि किस में क्या दिया गया है, क्योंकि ये मैच करने के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है। तो पढ़ते रहिए, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं पढ़िए और फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, हमारी रिकॉलिंग पावर बढ़ती है और हमारा जो पीटी में क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस है ना वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे चैनल से श्योर सक्सेस वाला को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।